डिफेंस एस्पिरेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को आपने किस तरह अटेंड करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कौन सी डिस्कस की थी, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाज स्पेसिफिक अरेंजमेंट, डिटेल्स दी हुई कुछ लोगों की, तो आपने उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है। किसी पर्सन की रैंकिंग दे रखी थी, रैंकिंग के बेस पे आपने किस टाइप से लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। तो कई ऑर्डर आपने देखे, तो उसी का हम आज सेकेंड पार्ट देखेंगे कि कई बार जो आपकी अरेंजमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, या फिर मान लो किसी पर्सनस की बिटवीन वाले केसेस दे रखे हैं, तो इन केसेस को आपने सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करता है आपसे टॉपिक की, तो सेकंड पार्ट आज हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो अगेन वेलकम टू वॉरियर जोन एंड टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है आज का। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हम केस देखने वाले हैं वो है आपका बिटवीन वाला केस, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे बिटवीन की, तो नॉर्मली जब केसेस में ना कहीं स्टेटमेंट में बिटवीन वर्ड आता था तो बच्चे उसको सिर्फ एक ही पैटर्न में अरेंज करते थे, पर आपने गलती नहीं करनी है। आपने अब से क्या करना है, एक की जब भी बात करेगा बिटवीन की, तो आपने वहाँ पे दो पैटर्न क्रिएट करने हैं और अगली स्टेटमेंट के बेस पे उनमें से कोई एक पैटर्न आपने कैंसिल करना होगा, ठीक है। लाइक इससे मैं बात करता हूँ, मान लो स्टेटमेंट मुझे दी हुई है, मुझे क्या बोलता है, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। ये मान लो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको नोट डाउन किया दैट ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए जो है ना बी और सी के बीच में। एक तो ये पैटर्न हो गया जो नॉर्मली हम नोट डाउन कर रहे हैं। एक और पैटर्न क्या हो सकता है, दैट ए इज बिटवीन बी एंड सी। तो जब आपसे बात करता है बिटवीन की, तो उस केस में हमने क्या करना है, दो पैटर्न लेके चलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ए इज बिटवीन बी एंड सी एंड ए इज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर बिटवीन वाले केस की बात करता है तो आपने दो केस लेके चलने हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी मेरी पूरी। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पैटर्न की। मैं सेकंड पार्ट में जब गया तो मैंने आगे जब स्टेटमेंट पढ़ी तो आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था दैट डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के लेफ्ट में। अब मैंने ये किया, पहले वाले पैटर्न में जज किया। जब मैंने पहले वाले पैटर्न में देखा तो क्या सी के लेफ्ट में जगह खाली है, नहीं, वहाँ पे तो ए आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पैटर्न आपका नहीं बनेगा, मैंने इसे क्रॉस कर दिया। अब मैंने ये किया, सेकंड वाला पैटर्न जज किया। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ था, सी ए बी। अब मैंने स्टेटमेंट दोबारा देखी गौर के, क्या लिखा था, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो डी है वो सी के लेफ्ट में है। अब जब मैंने सेकंड पैटर्न को थोड़ा गौर से देखा तो सी के लेफ्ट में जगह खाली आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया डी। अब जैसे मैंने डी नोट डाउन किया तो मेरा पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, डी सी ए बी। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता है हु इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, तो ध्यान रखना है जो लास्ट में लिखा होगा वो होगा आपका एक्सट्रीम लेफ्ट, और जो आपका मोस्ट राइट पे लिखा होगा वो होगा एक्सट्रीम राइट। तो ध्यान रखना है जब भी आपसे बात करेगा एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट की, तो आपने अकॉर्डिंगली मोस्ट लेफ्ट या मोस्ट राइट को देखना है और अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। तो ध्यान अपने ये रखना है, बेसिकली जब बात करेगा बिटवीन की तो उस केस में आपने दो पैटर्न लेके चलने हैं और अगली स्टेटमेंट के बेस पे उनमें से कोई एक पैटर्न आपने कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये तो था कि अगर बिटवीन केस आते हैं, स्टेटमेंट आती है, तो आपने किस स्टेप से अरेंज करना है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि क्वेश्चंस के बेस पे अगर आते हैं तो आपने उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो 3 से 4 एग्जाम्पल हम देखते हैं और फिर आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, मान लो, तो मैंने ये किया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा और मैंने उसको जब पढ़ा तो लिखा हुआ था कि दैट 5 बॉयज़ ए बी सी डी ई। तो मेरे माइंड में यहाँ पे आ गया कि 5 लोग को मैंने अरेंज करना है, ठीक है। 5 लोग कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी ई, और आपने इनको अरेंज कैसे करना है उसके बारे में आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है आपको, आगे दिया हुआ है आर स्टैंडिंग इन ए, आगे दिया हुआ है रो। अब एक रो में खड़े हैं, इसका मतलब मेरे माइंड में ना आइडिया ऐसा हो गया कि एक रो मतलब क्या होंगे, वो एक लाइन में होंगे, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ ए इज बिटवीन सी एंड डी। अब देखो मुझे ना यहाँ वर्ड दिखाई दिया बिटवीन, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे दो केस लेके चलना है। दो केस का मतलब ए तो इसका मतलब क्या है, ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब है ए जो है वो सी
और डी के बीच में है। और मैंने एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी दैट ए इज़ बिटवीन सी एंड डी। तो जब बात करेगा बिटवीन की तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसको थोड़ा आगे रीड आउट किया। जब मैंने आगे रीड आउट किया, आगे लिखा होता बी इज बिटवीन डी एंड ई। अब बी जो है ना वो डी और ई के बीच में, इसका मतलब बी जो है वो डी और ई के बीच में है, और जो बी है वो डी और ई के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस से मेरे दो पैटर्न बन रहे हैं। एक तो पहला पैटर्न बन रहा है, एक मेरा दूसरा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो दो पैटर्न बने। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज स्टैंड इन द मिडिल। आपसे पूछा कौन सा जो बॉय है ना वो बीच में है। इस पैटर्न को अगर मैं देखूं, क्या लिखा हुआ है, सी ए डी बी ई, 5 लोग हैं आपके। अब 5 का मतलब ये हो गया, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच में कौन आ रहा है हमारा, डी। इसमें लिखता हूँ मैं, अगर 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में कौन आ रहा है आपका, डी। अब दोनों ही केस में कौन कॉमन है, डी। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब मैंने ऑप्शन चेक किया, किस ऑप्शन देखो डी लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो इसको, फिर हम अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल बिटवीन वाले केस का। तो मैंने पढ़ा कि देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस। अगेन आपको हाउस दे रखे ए बी सी डी ई, ठीक है। ठीक है, ए बी सी डी आपको दे रखे, और उसके बाद आपसे कहता है कि a इज़ टू द राइट ऑफ b। a जो है ना b के राइट में है, तो मैंने किया b नोट डाउन कर दिया, और b के राइट में a है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करना है, अपना लेफ्ट राइट लेके चलना है। ठीक है, जब भी कहीं बात करते हैं आपसे लेफ्ट और राइट की, तो अपना लेफ्ट राइट, वो जो पर्सन है आप खुद एक तरीके से, तो आपने अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से b के लेफ्ट और राइट लेके चलना है। तो क्या बोल रहा है आपसे, a इज़ टू द राइट ऑफ b। a जो है ना b के राइट में है। अब अगर a जो है b के राइट में है, जैसे मतलब b इधर है, तो उसका राइट इस साइड हो जाएगा, तो a जो है वो b के राइट में है। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या बोल रहा है, e इज़ टू द लेफ्ट ऑफ c। e जो है ना वो c के लेफ्ट में है। e जो है c के लेफ्ट में है। अब यहाँ पे e भी नहीं लिखा है और c भी नहीं लिखा है, तो मैंने क्या किया, इसको अलग से नोट किया, e जो है वो c के लेफ्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड राइट ऑफ ए। अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, जब भी कहीं बात करेगा बट और एंड की, उस केस में क्या करना है, आगे की दी गई स्टेटमेंट किसके बारे में होगी, हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो क्या बोल रहा है आपसे, ई इज राइट ऑफ ए। ई जो ना ए के राइट में है, ई जो है ए के राइट में है, और ई के राइट में कौन है, सी। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, B इज टू द राइट ऑफ D। B जो है D के राइट में है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया D, ताकि B उसके राइट में आ सके। ठीक है, अब मैंने गौर किया तो पैटर्न ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विच हाउस इज इन द मिडल। बीच में कौन सा आपका हाउस होगा। अब मैंने यहाँ पे देखा D B A E C, 2 इधर हो गए आपके, 2 इस साइड हो गए आपके, तो बीच में कौन सा हाउस आ गया आपका, ए। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नोट डाउन करो सभी इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। तो नोट कर लिया सभी ने।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोलता है दैट 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो एंड फेसिंग नॉर्थ वाला केस आपको दे रखा है। नॉर्थ मतलब भी आपने बाय डिफॉल्ट ही लेना है, सब ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि ऑन दामूज लेफ्ट इज आनंद, दामू के लेफ्ट पे आनंद है। तो मैंने किया, पूरा नाम नहीं नोट कर रहा मैंने सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट यूज़ किया, दैट दामू के लेफ्ट में है आनंद, ठीक है। आइए क्या बोलता है आपसे, बिटवीन दामू एंड एकनाथ इज चंदू, दामू और एकनाथ के बीच में है चंदू। तो दामू और एकनाथ के बीच में कौन आ जाएगा आपका, चंदू। आगे क्या बोलता है आपसे, देयर इज़ नो बडी ऑन बाबूज लेफ्ट, बाबू के लेफ्ट में कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, सारे क्या होंगे, बाबू के राइट में होंगे। तो मैंने नोट डाउन किया इसको, बाबू इधर, ताकि बाबू के लेफ्ट में कोई भी ना हो, सारे के सारे लोग जो हैं वो राइट साइड हो, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, हु इज़ इन द सेंटर, आपसे पूछता है कि सेंटर में कौन है। अब देखो अगेन आपका पैटर्न बन गया है, और पैटर्न बनने का सेंटर में कौन आ रहा है आपका, दामू। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा दामू। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। अगेन इसको नोट कर लो सभी जल्दी जल्दी, और फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। कल नोट सभी ने, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर आपसे बात करता है, लास्ट क्वेश्चन है बिटवीन वाले केसेस का, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न करेंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है आपसे, 5 प्लांट्स आर ग्रोइंग इन ए रो, एक रो में 5 पेड़ लगाए गए हैं, और उसके आपसे बोलता है कि मैंगो प्लांट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ नीम प्लांट, जो मैंगो है वो नीम के लेफ्ट में, ठीक है। तो मैंने किया, मैं नोट डाउन किया मैंगो, और वो क्या है, नीम के लेफ्ट में है। तो मैंने किया नीम नोट किया, और उसके लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया मैंगो। आगे क्या बोल रहा है आपसे, ऑरेंज प्लांट इज ऑन द राइट ऑफ पीपल प्लांट, ऑरेंज प्लांट जो है वो पीपल के किस साइड है, राइट साइड है, ठीक है। तो ऑरेंज जो है वो पीपल के राइट साइड है। अब इधर पैटर्न कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन क्या बोल रहा है आपसे, विच। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब भी बात करेगा हु, हुम और विच की, तो उसमें क्या करना है, आपने जस्ट पहले वाला पर्सन लेना है। तो विच से जस्ट पहले कौन सा प्लांट है आपका, पीपल। तो पीपल के बारे में क्या बोल रहा है, पीपल इज ऑन द राइट ऑफ नीम, पीपल जो है वो नीम के राइट में है, और पीपल के राइट में कौन है, ऑरेंज। तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये इधर शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीची प्लांट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ मैंगो, लीची जो है वो मैंगो के लेफ्ट में है। तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, विच प्लांट इज इन द सेंटर, बीच में कौन सा प्लांट आएगा आपका, ठीक है। तो बीच की बात करते हैं, तो बीच में कौन सा प्लांट लगा हुआ है, देखो नीम, इसका मतलब आपका आंसर आएगा नीम। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन नीम। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। तो जिस ऑर्डर में लेफ्ट और राइट और पैटर्न आपसे बोलेगा, उस ऑर्डर में आपने पर्सन्स को अरेंज करना है, और अकॉर्डिंगली जो पूछेगा एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट या सेंटर मिडिल, तो उस केस में आपने उसके हिसाब से आंसर देना है। नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं इसका, ठीक, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है जो केस आता है, बिटवीन का ही केस है, पर ज़्यादातर ये बिटवीन के केस कई बार ना सर्कुलर फॉर्म में आते हैं। सर्कुलर मतलब कि जैसे कि गोल सिटिंग सर्कल सब बैठे हुए हैं, तो आपने किस टाइप से उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बिटवीन, और इस बार हम सर्कुलर पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो केस थे वो आपके रो वाले केस टाइप के थे। सर्कुलर में देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे, ए इज बिटवीन बी एंड सी, नॉर्मली मुझे दिया, मैंने एक केस को नोट किया, ए इज बिटवीन बी एंड सी, और क्या बता, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ये पैटर्न मुझे आपका, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है अपने, अगर बात करता हूं आपसे, सीधे हम देखते हैं सर्कुलर पैटर्न में अगर बात करें आपसे, ठीक है। तो सर्कल में आपने कैसे सॉल्व करना है इसको, सर्कल में देखते हैं। ज़्यादातर भी बात करेगा आपसे, मान लो 6% आपको दिए हुए हैं, और आपसे बोलता है कि फेसिंग सेंटर केस है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने उसके ऊपर 6% ड्रॉ कर दिए। 6% ड्रॉ करने के बाद मैंने एरो ड्रॉ करने हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए। अब ना जब आप एरो ड्रॉ करोगे तो आपने ध्यान ये रखना है कि
चेक करना है कौन सा एरो मेरे फेस के अपोजिट है, उसका लेफ्ट और राइट आपके लेफ्ट और राइट से मैच करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली जब सर्कल ड्रॉ किया तो मैंने चेक किया जो एरो ये वाला था ये मेरे फेस का अपोजिट आ रहा था, तो सबसे पहले इस पर्सन का लेफ्ट और राइट। अब ना अगले का जो आपका लेफ्ट होगा वो फिक्स है, राइट के बगल में आएगा, लेफ्ट और फिर राइट, और सिमिलरली मैंने सभी के लेफ्ट और राइट डिसाइड कर दिए। अब ना जब भी बात करेगा आपसे फेसिंग सेंटर की तो ध्यान अपने रखना है पहला पर्सन हमेशा अपने बॉटम से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपसे बात करते हैं इस केस में, तो मैं पहला पर्सन क्या करूंगा, बॉटम से स्टार्ट करूंगा। क्या बोलता है मुझे, ए इज बिटवीन बी एंड सी। अब देखो बिटवीन कैसे यूज करोगे आप यहाँ पे, ए इज बिटवीन बी एंड सी, और क्या पता बी आपका इधर हो जाता और सी आपका इधर हो जाता। ठीक है, आई क्या बोला, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है ना सी के लेफ्ट में। अब देखो सी अगर यहाँ बैठेगा तो क्या उसके लेफ्ट पे जगह खाली है, नहीं, इसका मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, और सी अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है इसमें, बी आपका यहाँ नहीं बैठेगा। अब बी यहाँ नहीं बैठेगा इसका मतलब क्या जाएगा, डी आपका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। आइए बोल रहा आपसे सी इज फेसिंग ए, सी जो है ना ए को फेस कर रहा है, और सॉरी ई इज फेसिंग ए, ई जो है ए को फेस कर रहा है, ई जो है ना ए को फेस कर रहा है, और लास्ट कौन सा रह गया आपका, एफ, एफ इधर आ गया। तो पैटर्न बन गया आपका, और अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो आपने आंसर करना है। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको फेसिंग आउटवर्ड वाला केस दे रखा है तो उस केस में आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं फेसिंग आउटवर्ड की, तो इसमें आपने सर्कल ड्रॉ किया, 6 पर्सन है तो आपने 6 पर्सन ड्रॉ कर दिए। आउटवर्ड वाले केस में ध्यान हमने ये रखना है कि जो एरो है वो हमने बाहर की तरफ ड्रॉ करना है, और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था एरो में कौन सा एरो, जिसका फेस आपके फेस से अपोजिट होगा उसका लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड से मैच करेगा। तो इस वाले केस में ये वाला एरो आपके फेस के अपोजिट था, इस वाले केस में ये वाला एरो आपके फेस के अपोजिट आ रहा है, तो सबसे पहले इस पर्सन का अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से लेफ्ट और राइट नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद राइट में आता है लेफ्ट राइट, और सेम वे आपने सभी पर्सन के लेफ्ट और राइट डिसाइड करने हैं। अब ध्यान अपने रखना है जब बात करेगा फेसिंग आउटवर्ड की, पहला पर्सन आपने टॉप से अरेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब बात करेगा आपसे फेसिंग सेंटर वाले केस में तो पहला पर्सन कहाँ से था, बॉटम से। जब बात करेगा आपसे फेसिंग आउटवर्ड की तो उस वाले केस में आपने पहला पर्सन कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप से। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है, और उसके बाद इसके बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इससे मैंने आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ये मुझे दिया हुआ है 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, और उसके क्या बोलता है कि सुमन इज बिटवीन लता एंड आशा। तो 5 गर्ल्स की बात कर रहा है और स्टैंडिंग इन ए सर्कल दे रखा है आपको। तो ध्यान अपने ये रखना है, मान लो एग्जाम में फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटवर्ड कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, तो उस केस में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फेसिंग सेंटर लेके चलना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लाइक मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 5 गर्ल्स की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने उसके ऊपर 5 पर्सन ड्रॉ कर दिए। और यहाँ बात कर आपसे फेसिंग सेंटर की, तो मैंने एरो ड्रॉ करने हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए। उसके बाद मैंने सभी पर्सन के लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो एरो के फेस के अपोजिट होगा उसका लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट राइट से मैच करेगा। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट और राइट, और अकॉर्डिंगली आपने सभी पर्सन के लेफ्ट और राइट डिसाइड करने हैं। और सभी के लेफ्ट राइट डिसाइड करने के बाद अब सेंटर वाला केस है, तो पहला पर्सन कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, बॉटम से। गुड, तो क्या बोल रहा है आगे आपसे, आगे दिया हुआ सुमन इज बिटवीन लता एंड आशा। सुमन जो है वो लता और आशा के बीच में है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे गौर किया, यहाँ पे आ रहा है बिटवीन, तो बिटवीन वाले केस हम क्या कर रहे थे, दो लोग ड्रॉ कर रहे थे, दो पैटर्न, यानी कि शायद आशा क्या पता इधर आ जाए और क्या पता लता इधर आ जाए। ठीक है,
आगे मैंने पढ़ा ममता इज टू द राइट ऑफ लता, ममता जो है ना वो लता के राइट में है। अब ममता जो है लता के राइट में है, अगर लता यहाँ पे होगी तो क्या ममता उसके राइट में आएगी? नहीं। अगर लता यहाँ होगी तो उसके राइट में कौन आ जाएगी? ममता। इसका मतलब आशा यहाँ पे नहीं आएगी, और आशा यहाँ नहीं आएगी तो लता यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, उसके क्या बोल रहा है, हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आशा इफ रजनी इज द फिफ्थ गर्ल। रजनी जो है ना वो पांचवी लड़की है। पांचवी लड़की कौन है? रजनी। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ आशा, आशा के लेफ्ट में कौन है? पैटर्न बन गया हमारा। अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने आशा के लेफ्ट में चेक किया कौन आ रहा है, तो आशा के लेफ्ट में कौन आ रहा है? रजनी। तो आपका आंसर होएगा रजनी। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन। तो आपका आंसर होएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नोट करो सभी इस एग्जाम्पल को, और उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आपको ज़्यादा और बेटर क्लियर हो जाएगा। नोट करो सभी इसको। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। आई क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट में आपसे बोलता है कि 6 कार्ड प्लेयर है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग इसका मतलब आपको दे रखे। तो मैंने जो सर्कल ड्रॉ करना है उसमें मैं ध्यान ही रखूँगा कि मैंने ना 6 लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर सिटिंग अराउंड ए टेबल एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन ईच अदर। अगेन मैंने गौर किया, फेसिंग सेंटर या आउटवर्ड मुझे नहीं दे रखा है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट फेसिंग सेंटर लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने ये किया, सर्कल ड्रॉ किया। 6 पर्सन की अगर बात कर रहा है तो मैंने उस पर 6 पर्सन इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दिए। फेसिंग सेंटर मैंने बाय डिफॉल्ट केस ले लिया, और उसके बाद मैं सभी के लेफ्ट और राइट डिसाइड कर दिए अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। आई क्या बोल रहा है आपसे, B इज फेसिंग E, B ना E को फेस कर रहा है, तो मैंने नोट डाउन कर दिया पहला पर्सन बॉटम से, तो B इज फेसिंग E। ठीक है, आई क्या बोला, D इज नॉट फेसिंग F, D F को फेस नहीं कर रहा। तो मैंने इसको ना अलग से नोट कर लिया कि मैं इस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करूंगा कि D जो है वो F को ना फेस नहीं कर रहा है, तो D के सामने F नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F इज टू द लेफ्ट ऑफ A, F जो ना A के लेफ्ट में है। अब मुझे नहीं पता कि F कहाँ पे आएगा, A कहाँ पे आएगा। आगे लिखा हुआ है, अब देखो मुझे दिखाई दिया हु, जैसे मुझे हु दिखाई दिया मुझे क्लिक हो जाना चाहिए। हु किस लिए यूज होगा, जस्ट पहले वाले पर्सन A के लिए, तो A इज नॉट नियर B, A जो ना B के नियर में नहीं है। A जो B के नियर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, A या तो यहाँ पे होगा या फिर A यहाँ पे होगा। अब A, ठीक है, क्या बोला था आपसे, F इज टू द लेफ्ट ऑफ A, F जो ना A के लेफ्ट में, इसका मतलब A अगर यहाँ आएगा तो F आ जाएगा यहाँ पे, A अगर यहाँ आएगा तो F यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो इसका मतलब A जो है आपका वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या बोल रहा था, F के सामने D नहीं आएगा, F के सामने D नहीं आएगा तो D आ जाएगा साइड में। कौन कौन आ गया है, A आ गया है, B आ गया है, C नहीं दिख रहा तो C आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, हु इज टू द राइट ऑफ D, D के राइट में कौन है। अब D के राइट में कौन है पूछ रहा है आपसे, तो D के राइट में कौन है, B, तो आपका आंसर रहेगा B। तो B कौन सा ऑप्शन में, देखो तो B ऑप्शन में B है, तो B ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट केस फोटोग्राफ वाला, कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। नोट कर लो उसको सभी। तो कर लिया नोट सभी ने। तो ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका फोटोग्राफ वाला केस। जब बात करेगा आपसे फोटोग्राफ, मिरर, स्टैचू या फेसिंग साउथ वाले केस की, इन केस में आपने उल्टा लेके चलना है। उल्टा कैसे लेना है आपने, जैसे मान लो लेफ्ट दिया है तो आपने उसको लेके चलना है राइट, और अगर दिया होगा राइट तो आपने उसको लेके चलना है लेफ्ट। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करने से मैं बात करता हूँ आपसे। तो स्टेटमेंट मुझे दी हुई है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, A जो है ना B के लेफ्ट में है। अब मुझे ये दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, नोट जब किया, नॉर्मली हम कैसे नोट करेंगे, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, तो मैंने नोट किया B
और उसके लेफ्ट में है ए। नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब बात करें आपसे फोटोग्राफ की तो आपने ध्यान रखना है फोटोग्राफ में आपने उल्टा लेके चलना है। उल्टा का मतलब ये है, अगर दिया हुआ है लेफ्ट तो आपने उसको लेके चलना है राइट, अगर आपको दिया हुआ है राइट तो आपने उसको लेके चलना है लेफ्ट। मुझे दिया हुआ ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट दिया तो मैं इसको राइट लेके चलूंगा, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो मैंने ये किया बी ड्रॉ किया, उसके राइट में ड्रॉ कर दिया ए, तो मेरा जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा बी और ए, इस टाइप से बनेगा आपका। ठीक है, कब? जब क्वेश्चन में लिखा होगा फोटोग्राफ मिरर स्टैचू या फेसिंग साउथ वाले केस में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, नोट करना है तो ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, और फिर हम इसके बेस पे नेक्स्ट एक केस देखते हैं। नोट करो सभी इसको। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफ वाला केस आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा इन ए फोटोग्राफ, अब जैसे मैंने फोटोग्राफ पढ़ा तो मेरे ना माइंड में क्लियर हो गया कि भाई यहाँ फोटोग्राफ की बात कर रहा है, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है कि फोटोग्राफ वाला केस लेके चलूंगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ वाले केस में क्या था हमारा सिंपल बेसिक, लेफ्ट और राइट उल्टे हो रहे थे आपके, लेफ्ट को राइट करना तो राइट को लेफ्ट करना है। अब क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में उल्टा लेके चलना है। क्या बोल रहा है आपसे, इन ए फोटोग्राफ ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों की फोटोग्राफ है, उसमें मतलब फातिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ कुलवंत, फातिमा जो है ना वो कुलवंत के लेफ्ट में है। इसका मतलब है मैं इसमें क्या लिख चलूंगा राइट, तो इसका मतलब फातिमा जो है वो कुलवंत के राइट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहा इज ऑन द राइट ऑफ मैरी, नेहा जो है ना मैरी के राइट में है, तो मैं कहाँ लेके चलूंगा उसको, लेफ्ट में। नेहा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ मैरी। आई क्या बोल रहा है हु, अब देखो हु किसके लिए यूज होगा आपका, जस्ट पहले वाले के लिए, मैरी के लिए, तो मैरी इज नियर कुलवंत। मैरी जो है ना वो कुलवंत के पास बैठी है। अब मैरी को कुलवंत के पास बैठी है तो मैरी के लेफ्ट में कौन है, नेहा, सो नेहा इधर आ जाएगी। तो पैटर्न मेरा बन गया नेहा, मैरी, कुलवंत और फातिमा। क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच 2 गर्ल्स आर ऑन एक्सट्रीम कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन सी 2 गर्ल्स हैं, तो एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन सी 2 गर्ल्स हैं, नेहा और फातिमा। नेहा और फातिमा एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठी हैं, तो इसका मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नोट करो सभी इसको जल्दी, फिर हम एक और केस देखते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने, तो ठीक है। नेक्स्ट एक और कुछ एग्जांपल देते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल, कि कुछ और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपने किस टाइप से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो मिसलेनियस की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ और पैटर्न्स हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर फॉर्म थोड़ा सा चेंज होती है तो आपने किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो सभी, और फिर हम देखते हैं कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे, एक फैमिली है, वेंट आउट फॉर ए वॉक, घूमने के लिए गए हैं, वॉक के लिए गए हैं शाम को। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे आपको दिया हुआ है डॉटर वॉक्स बिफोर द फादर, जो डॉटर है ना वो फादर से पहले वॉक कर रही है, इसका मतलब डॉटर जो है वो आगे है और उसके बाद कौन है, फादर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने पढ़ा, आगे लिखा हुआ है सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर, सन जो है ना वो मदर के बाद में है, बिहाइंड द मदर। आगे आपसे क्या बोला है, एंड अहेड ऑफ फादर। अब अहेड का मतलब क्या है, आगे की तरफ, इसका मतलब सन क्या है, वो फादर से आगे चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर फादर हैं तो उनसे आगे कौन हो गया, सन, सन से आगे एक तरीके से मदर है, और जो डॉटर थी वो भी क्या, फादर से आगे। अब मुझे ना ये नहीं पता कि डॉटर यहाँ पे आएगी या फिर यहाँ आएगी और या फिर यहाँ आएगी, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी वाला केस बना दिया कि ये पैटर्न शायद हो सकता है कि इस ऑर्डर में शायद वो वॉक कर रहे हो और डॉटर एग्जैक्टली कहाँ पे उसका हमें अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है आपसे, और द फादर हु वॉक्स लास्ट, अब सोलो लास्ट में कौन वॉक कर रहा है, तो अगर मैं लास्ट में चेक करता हूँ तो लास्ट में कौन आ रहा है आपका, देखो फादर,
तो इसका मतलब लास्ट में कौन वॉक कर रहा है, फादर, तो आपका आंसर होएगा फादर। तो ध्यान रखना आपने, जब बात करेगा आपसे किसी डिफरेंट टाइप के पैटर्न की, तो भी आपने ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सिमिलर पैटर्न में बनना चाहिए। और ख़ास तौर से अहेड वर्ड का ध्यान रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब अहेड की बात करेगा तो उस केस में आपने किस टाइप से स्ट्रक्चर को आगे ड्रॉ करना, मतलब अहेड क्या करें आगे, तो आपने पर्सन्स को आगे की तरफ ड्रॉ करना। ठीक है, इसको नोट कर लो सभी, फिर हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे अगर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो आपको दिया हुआ है इसमें ना डेट ऑफ बर्थ दी है। देखो आपको 5 से 6 डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं वर्ड, डेट ऑफ सम पर्सन्स आर गिवन बिलो, और उसको बोला फाइंड आउट डे ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। अब यंगेस्ट पर्सन मतलब क्या है, जो सबसे छोटा है उम्र में। अब देखो ध्यान हम नहीं रखना है कि जो सबसे लास्ट में पैदा होगा, ठीक है ना, अगर स्पेसिफिक हम ऑर्डर की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट में पैदा होगा वो कौन होगा, यंगेस्ट। अब देखो बिना लिखे आप इसमें कॉमन सेंस कैसे लगाना आपने। पहली चीज़, सभी ने गौर किए साल जो है सभी क्या है 68 है, एक जो साल है वो 67 है। इसका मतलब है कि जो 68 वाला होगा वो ऑटोमेटिकली 67 वाले से बाद में पैदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 68 67 के बाद में आएगा। ठीक है, अब मैंने 68 में देखना है। अब 68 में देखो पहला क्या है, अगर मान लो मैं जनवरी में पैदा होता हूँ, ठीक है, तो फरवरी वाला जो होगा वो क्या होगा, मेरे से बाद में होगा, छोटा हो गया। मार्च वाला उससे छोटा, अप्रैल उससे छोटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गौर किया, नंबर्स देख रहा हूँ मैं, मंथ के नंबर्स देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखो मैंने गौर किया कि जनवरी का नंबर क्या होता है 1, फरवरी का नंबर क्या होता है 2, ठीक है, मार्च का होता है 3, और मैंने गौर किया जो बाद के महीनों पैदा हो रहे हैं वो क्या यंगेस्ट हैं। इसका मतलब है कि मंथ का नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, मंथ का नंबर सबसे बड़ा 8, 9 बड़ा हो गया 8 से, 6 9 बड़ा है अभी भी, 2 9 अभी बड़ा है, 3 9 अभी भी बड़ा है, 1 9 अभी भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 वाला मंथ बी ऑप्शन मेरा सबसे बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन देख लो कहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब यंगेस्ट की जो बात करेगा तो यंगेस्ट वाला पर्सन जो है वो बी वाला पर्सन है, जो कि 13/9/1968 पे पैदा हुआ है। तो ध्यान अपने रखना है, जब बात करेगा यंगेस्ट की तो अगेन नंबर आपका जो है बड़ा होना चाहिए, साल का नंबर भी बड़ा होना चाहिए, महीने का नंबर भी बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो किसी की 2 महीने की डेट सेम होती तो जिसका नंबर बड़ा होता, अगेन डेट वाला नंबर, वो क्या रहेगा आपका यंगेस्ट। तो अगर नंबर बड़े होंगे तो वो यंगेस्ट होगा, नंबर छोटे होंगे इसका मतलब वो क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा आपका। ठीक है, नोट करो सभी इसको। करिए नोट सभी ने। चलो ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर कुछ और आपके सिमेट्री के पैटर्न आते हैं तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस बार मेरे को दे रखा है ए पी आर एक्स और एस और जेड आपके क्या हैं 6 पर्सन है। फिर बोल रहा है एस और जेड आपके क्या हैं सेंटर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या ना 6 पर्सन के हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट्स बना दिए। एस और जेड मैंने इधर नोट कर दिया, और क्या पता उल्टा हो जाता एस और जेड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपसे ए एंड पी आर एट दी एंड, ए और पी एंड में है, तो क्या होता ए इधर हो जाए आपका, ठीक है, पी इधर, क्या होता उल्टा हो जाता ए इधर हो जाता और पी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है ना ए के लेफ्ट में है। अब आर अगर ए के लेफ्ट में है तो अगर ए इधर बैठता है तो क्या उसके लेफ्ट में जगह खाली है, नहीं, इसका मतलब ए इधर नहीं आएगा। अगर ए इधर बैठता है तो उसके लेफ्ट में जगह खाली है, आर आ गया आपका। ठीक है, इसका मतलब पी आपका इधर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपसे आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, देन आपसे बोल रहा है देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है। अब देखो यहाँ पे चेक करो रह कौन गया आपका, एक्स रह गया,
तो मैंने एक्स इधर नोट कर दिया। अब पूछ रहा है कि पी के राइट में कौन है, तो पी के राइट में कौन है आपका एक्स, तो एक्स आपका आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न्स की बात करता है तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नोट कर लो इसको सभी। नोट कर लिया सभी ने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ को पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे कि जिल हैज़ मोर मनी देन मनी, तो मैंने इसको नॉर्मली नोट डाउन कर दिया दैट जिल हैज़ मोर मनी देन मनी। ठीक है, बट लेस देन बाबू, लेकिन जिल के पास जो मनी है वो बाबू से कम है। तो मैंने पैटर्न फॉर्म किया, तो बाबू ऊपर, जिल और उसके बाद मनी। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द अमाउंट हेल्ड बाय जिल मनी एंड बाबू इज एक्स वाई जेड। अब वो ध्यान ही रखना है कि एक्स वाई जेड किस ऑर्डर में दिया हुआ है। जिल के लिए एक्स, देन उसके मनी के लिए वाई, और बाबू के लिए आपको दिया हुआ है जेड। इसका मतलब पैटर्न कैसा बना देखो, अगर मैं सोचूं जेड इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, या इसको उल्टा लिख लो, जेड ग्रेटर देन एक्स एंड ग्रेटर देन वाई। अब इन दो पैटर्न में से जज कर लो ऊपर कौन सा पैटर्न दिया हुआ है आपको। जैसे कि देखो पहला दिया जेड एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेटर साइड है, यहाँ पे उल्टा दिया है, ये नहीं होगा। एक्स जेड वाई तो है नहीं कहीं, ठीक है। वाई एक्स जेड सेम पैटर्न, फेज सेम साइड है, सी ऑप्शन का जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन पैटर्न्स को अरेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉपिक्स के क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लो सभी इसको। एक्स्ट्रा बुक आप RS अग्रवाल की या कोई और एडिशनल परचेज कर सकते हो जिसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अरिहंत की बुक अच्छी है, आप उसमें से भी क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने फैमिलियर होना है FCAT के लिए, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आज का टॉपिक प्रॉपरली समझ में आया हो तो काइंडली लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर। जो भी फ्यूचर में हम लोग वीडियोस डालते हैं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका FCAT का पेपर एज सुन एज पॉसिबल और एक बढ़िया स्कोर के साथ क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।